बीजिंग में पावर का गेम प्लान तेजी से पलट रहा है। ट्रंप के जाते ही पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात ने दुनिया की राजनीति में अब एक नई बहस छेड़ दी है। ये हाई प्रोफाइल बैठक सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक बड़ा वैश्विक संदेश भी है। यूक्रेन के बाद ईरान युद्ध के बीच ये मुलाकात क्या संदेश दे रही है, आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। और कूटनीति के गलियारों में इस बार माहौल थोड़ा अलग है, जहां बड़े बड़े समझौतों के बीच एक छोटा सा मीठा तोहफा पूरी दुनिया का अपनी तरफ ध्यान खींच रहा है। भारत और इटली के बढ़ती नजदीकियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं और इस पर पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। और इधर बंगाल में सियासत की बात करें तो सड़क से लेकर कोर्ट तक जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। माइनॉरिटीज पर कथित कार्रवाई और बुलडोजर विवाद को लेकर माहौल यहां फिलहाल गरमाया हुआ है। टीएमसी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है, जबकि वाम दल अदालत तक पहुंच गया है। शुभेंदु अधिकारी हैं कि मान ही नहीं रहे। बंगाल के नए बवाल पर पूरी स्टोरी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के कुछ ही दिनों बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंचे। जब दो बड़े देशों के दो बड़े नेता आपस में मिलते हैं तो सिर्फ हैंडशेक नहीं होता बल्कि वैश्विक राजनीति की दशा और दिशा बदलने की आहट सुनाई देती है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन युद्ध और भी तेज हो चुका है और ईरान को लेकर वैश्विक तनाव पहले से ही ज्यादा है। इधर पुतिन के बीजिंग पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर उनकी अगवानी की। जैसे ही पुतिन पहुंचे, सैकड़ों चीनी युवाओं ने वेलकम वेलकम के नारे लगाए और रूसी झंडे भी लहराए। पूरा माहौल कूटनीतिक गर्मजोशी और शक्ति प्रदर्शन जैसा दिखाई दे रहा था। मुलाकात का ये समय कोई संयोग नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। जब हाथ मिलाने का वक्त चुना जाता है तो उसके पीछे राजनीति की गहरी चाल होती है और यही इस मुलाकात के संदर्भ में अब देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर, आर्थिक सहयोग पर और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले पुतिन ने एक वीडियो संदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और चीन के रिश्ते सचमुच अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, सहयोग लगातार बढ़ रहा है और साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। पुतिन ने कहा कि ये संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट संदेश भी दिया बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की बात कही। दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने भी रूस के साथ संबंधों को लगातार मजबूत और गहरे होने की बात की, साझेदारी की बात की। इस साल दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे दोनों पक्ष बेहद अहम मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुलाकात के पीछे सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। जब दुनिया पहले से ही कई मोर्चों में बटी हुई है, तब ये बैठक नई धुरी बनाने की चर्चा को और भी ज्यादा हवा दे रही है। सूत्रों की माने तो पुतिन इस दौरे में चीन से अधिक रणनीतिक सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। माना तो ये भी जा रहा है कि सैन्य और तकनीकी सहयोग पर भी बातचीत हो सकती है। चीन की भूमिका इस समय वैश्विक मंच पर लगातार मजबूत होती दिख रही है। बीजिंग अब केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं रहा बल्कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में भी उभरा है। दुनिया की नजरें अब चीन की हर रणनीति पर टिक गई हैं। इसी बीच ट्रंप के चीन दौरे के दौरान अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक बातचीत हुई, जिसमें चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात बढ़ाने पर सहमति जताई। हालांकि कई विश्लेषक इसे सीमित उपलब्धि ही मान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस और चीन की ये बढ़ती नजदीकियां दुनिया में नई राजनीतिक धुरी तैयार कर रही हैं या सिर्फ मौजूदा हालात में एक कूटनीतिक मजबूत संकेत मान रही है। फिलहाल इतना तो तय है कि बीजिंग की ये मुलाकात केवल एक बैठक नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है। और 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। भारत और इटली के रिश्तों में इस बार की यात्रा का अलग ही रंग देखा जा रहा है। जो तस्वीरें वहां से आई हैं उन पर लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। जंग की खबरों के बीच इन तस्वीरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है और इसकी वजह भी एक खास है, मीठी मेलोडी चॉकलेट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें
इस टॉफी की तारीफ करते हुए भी मेलोनी नजर आई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस पल को मीठी कूटनीति, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का शानदार उदाहरण भी बताया। इटली की राजधानी प्रधानमंत्री रोम पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात में मेलोनी ने द्विपक्षीय वार्ता से पहले मोदी के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। उन्हें ऐतिहासिक कोलोसियम का भ्रमण भी कराया। इटली दुनिया की 8वीं बड़ी इकोनॉमी है, जबकि भारत उससे 3 स्थान ऊपर 5वें नंबर पर है। लेकिन 1995 में भारत और इटली की जीडीपी पीपीपी के हिसाब से एक बराबर यानी $1.3 ट्रिलियन थी। 2025 में पीपीपी के हिसाब से देखा जाए तो भारत की जीडीपी का आकार $17.26 ट्रिलियन पहुंच गया है, जबकि इटली की जीडीपी $3.78 ट्रिलियन है। यानी पिछले 30 साल में भारत की जीडीपी जहां 13 गुना बढ़ी है, जबकि इटली की जीडीपी सिर्फ 3 गुना। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्थाओं में एक समान वस्तुओं की कीमत के स्तर पर तुलना करने के उद्देश्य से किया जाता है। देखा जाए तो 1988 से व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है। दोनों देशों ने 2029 तक आपसी व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इटली ने अपनी ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटजी में भारत को प्राथमिकता वाले देशों में रखा है। यूरो जोन में इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और दोनों देशों के बीच इस समय एक जबरदस्त बॉन्डिंग भी है। और इधर पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजनीतिक तनाव यहां एक बार फिर तेज हो गया है। राज्य में कथित बुलडोजर एक्शन और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाए जाने के आरोपों को लेकर बड़ा विवाद हो गया। इसी मुद्दे पर टीएमसी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है, जबकि वाम दल अदालत का रुख कर रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि कोलकाता और आसपास के इलाकों में हॉकर्स को हटाने और कथित कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हावड़ा स्टेशन, सियालदा स्टेशन, बालीगंज के पास जो बड़े स्तर पर प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है, इसमें पार्टी का आरोप है कि हॉकर्स और अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उसके विरोध में टीएमसी के नेता सड़कों पर आएंगे। टीएमसी नेता और कार्यकर्ता ममता बनर्जी के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि राज्य में अल्पसंख्यकों और गरीब हॉकर्स को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक ढांचे से हटकर काम कर रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी दिया जाएगा। इसी बीच टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी पर भी मामला दर्ज किया गया है। उन पर चुनावी रैलियों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। शिकायत में कहा गया कि उनके बयान से हिंसा और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। दूसरी ओर वामदल की बात करें तो सीपीआई-एमएल ने भी राज्य सरकार के खिलाफ बगावत का सुर बुलंद कर दिया है और कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी का कहना है कि पशु वध नियंत्रण कानून के लागू होने से धार्मिक आज़ादी और लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। अब दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। बीजेपी सरकार की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में हालात ऐसे हैं कि सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ सड़क पर विरोध जताया जा रहा है तो दूसरी तरफ अदालत की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। और इस बीच जनता है। जनता अब ये देखना चाहती है कि ये टकराव आखिर किस दिशा में जाता है। जिस चीज़ के लिए चुनाव हुआ, क्या उसके लिए, उस जनता के लिए, उसके विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए कोई बात की जाएगी या नहीं? सुलह की राह क्या निकलेगी? राजनीतिक संघर्ष क्या और गहराएगा? इस पर जनता की भी निगाह है। फिलहाल राज्य में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और सभी की नज़रें आने वाले फैसलों पर टिकी हुई हैं। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।